नहीं होता है। कई बार हमको भी ये पता होना चाहिए कि डाउट का ओरिजिन क्या है। इसीलिए प्लीज आप लोगों ने जिन्होंने डाउट पूछे हैं उसमें से यश ने मेरे से कुछ डाउट पूछे हैं, और मतलब मैंने पूरा चार्ट पढ़ा है कल, लकीली आई हैड टाइम। जी बताइए प्लीज, डाउट्स क्या है? हेलो सर। यस। सर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके हेल्प से हम क्या सभी एटम्स एलिमेंट्स की स्टेबल वैलेंसी स्टेट जान सकते हैं? नहीं यार देखिए, ये बड़ा है ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है स्टेबल वैलेंसी स्टेट निकालना या रिएक्शन जज करना, क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि किस कंडीशन में क्या हो रहा होगा। जैसे 2 और 2 4 नहीं होता है, कभी भी 2 और 2 4 नहीं होता है, मतलब वो केवल मैथ्स के अंदर 2 और 2 4 होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप हो, क्या हम आपकी एक्टिविटीज को जज करके आपका टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हैं हर रोज का? नो, यू डोंट नो। कभी एकदम से कुछ आ गया, कुछ अर्जेंट आ गया, आपको जाना पड़ेगा, आपका टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। तो वो वैसा ही है कि ना, यस मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट इट बट नॉट ऑलवेज। ओके सर। मतलब ट्रीट एलिमेंट्स एज ह्यूमन बीइंग्स, दैट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कॉम्प्रिहेंड। There will be times when element will not react at all. You'll try hard, but you'll not be able to see any reaction. यस सर। Okay, now second, इसके अलावा स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसने मुझसे पूछा था? वेदिका शायद। वेदिका, आर यू देयर? यस सर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में तेरे को क्या जानना है, मतलब एग्जैक्टली ये बता। वैसे यदि सिर्फ स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो इट इज 2s+1, वेयर s इज नंबर ऑफ, मतलब s स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि 2 अनपेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो स्पिन कितनी आ जाएगी? 2 × ½ यानी कि 1, वैसा। तो ये फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर 2, 1+1 यानी कि 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं सर, मैंने स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछा था। स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए बेटा अभी टाइम है। अभी मैंने स्पिन एंगुलर मोमेंटम और वो सब चीजें डिस्कस ही नहीं की है। जब अपन डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे, और वो अपन डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उससे पहले फिजिक्स में मोमेंटम आना जरूरी है, ठीक है? जब मोमेंटम आ जाएगा तब बात कर लेंगे। हाँ। विल दैट डू? किसी को और कोई डाउट है? सर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब ये वाला वैल्यू जो है ना, ये मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू है। ये वैल्यू होता है मल्टीप्लिसिटी का। मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी इसका वैल्यू ये होता है। अब इसकी वैल्यू जब मैक्सिमाइज कर जाएगी तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और ये क्या होता है? ये एक तरह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम का एक पैरामीटर होता है, वैसा। तो बोल। वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉड में है क्या? हाँ। और कौन पूछ रहा है मेरे? देवांग। देवांग मतलब फर्स्ट टीएससी में तेरे को डाउट क्या है? मतलब आई जस्ट वांट टू नो। देवांग, फर्स्ट टीएससी मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज फर्स्ट टीएससी। मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जेड, ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज यू, जो डाउट है वो बताओगे प्लीज। देवांग क्लियर है? हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट लिखा है, पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब ये है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऐसा हो रहा है।
कि जो रेडियस का ट्रेंड है वो ऐसे डिक्रीज करके ऐसे ऐसा हो रहा है, वो ये कल का है, ये फर्स्ट टीएससी है। या डाउन द ग्रुप मतलब ये फर्स्ट टीएससी है, ये ट्रेन सेकंड टीएससी है, लैंथानम थर्ड टीएससी है और एक्टिनियम फोर्थ टीएससी है। देवांग क्लियर है? यश मतलब इसमें क्या एक्सप्लेन करना है ओएनएफ में? सर वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अलग साइजेस आते हैं ना, क्यों साइज आते हैं भाई, किसने कह दिया तेरे क्लोरीन, को? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। मतलब क्या साइज आते हैं उसके अंदर? मतलब N सबसे बड़ा है, फिर O और फिर F सबसे छोटा है। तो यही तो आना चाहिए था। सर पर एक बुक में अलग दिया है कुछ कौन तो। सी बुक में अलग दिया है भाई? सर सेंगेज की बुक है। इंगेज की बुक मैंने पढ़ने को बोला। एनसीईआरटी खोल और वो खोल ओके सर। जेडी ली, यदि उसमें अलग दिया हो तो बात करेंगे। सिंगेज मैंने बैन कर रखी है। बैंड बुक नाम सुन ले, सिंगेज बैंड है, और जो घटिया पब्लिशर है वो बैंड है। जो बुक आप रेफर कर सकते हो वायले के, जो भी कोई इनऑर्गेनिक के हैं, पियर्सन के, ठीक है, और मन कर रहा है तो जीआरबी के, बालाजी पब्लिकेशन के, इनके कोई भी बुक ले सकते हो आप, उसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। ठीक है, सिंगेज के किसी भी जानकारी की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि सिंगेज और मैं वैसे भी एक दूसरे के दोस्त नहीं है। और मैंने बेस्ट बुक है जेडी ली। और इसने क्या बोला, डू वी फाइंड मल्टीप्लिसिटी और डू वी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ, हाँ मतलब एस को 2 से हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ना एस निकालने के लिए। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ है तो 2 इलेक्ट्रॉन की 1 है, 3 इलेक्ट्रॉन की 3/2 है, वो तो करना ही पड़ेगा ना। यदि वो नहीं करोगे तो आपको कभी स्पिन मिलेगा ही नहीं, और यदि स्पिन नहीं मिलेगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी पता नहीं लगेगी। और बोलो। और बोलिए प्लीज। वेटिंग। और किसी को कोई डाउट है कि आगे बढ़े? मैं लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा है प्लीज बताएंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक रेडियस। तो उसके अंदर मैंने चार्ज वगैरह करवा दिया था क्या? चार्ज और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चार्ज नहीं सर। मतलब मैंने ये नहीं सर करा डाउन है, द अरे करवा दिया ना यार कि क्रोमियम सर +2 से। दिया था, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। बिल्कुल, ये याद आ गया मुझे, मेरे को भी याद है, मैंने कल यहाँ पे क्रोमियम वाला एग्जांपल लिखा था। यस सर। ग्रेट, आगे समझिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज समझिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या बात होती है? इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम इन 2 स्पीशीज, ठीक है। ये हम डेफिनेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। एक और वेरिएबल डेफिनेशन है, वो भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है। पर ये वाला डेफिनेशन हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं। पर मैं ये नहीं बोल सकता हूं कौन सा सही है कौन सा गलत है, कि दोनों बड़े लोगों ने बोला है, हम मासूम लोग हैं, हमारा काम सिर्फ मानना होता है।
ठीक है, पर प्राइमरली जिसको हम मानेंगे हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोर रेलेवेंट। बट यदि ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये वाला स्टेटमेंट आ जाए तो आई कैन नॉट से इट इज फॉल्स, बिकॉज ये भी किसी तो मतलब ये भी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि ये जो पॉइंट है भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर अपन थोड़ा सा समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के एग्जांपल समझिए, O2 माइनस, N3 माइनस, F माइनस, नियॉन, Na plus, Mg plus 2 and Al plus 3 all have 10 electrons. So this is isoelectronic species. These are isoelectronic species. Are we clear? And Yes, sir. Mg+3 लिखा है क्या? सर, Mg+3 हो गया उधर। I got emotional. You see, इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब इन केस 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब है कि इन सब का शेल नंबर सेम, इन सब में सेम शेल्स हैं। तो अब रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ध्यान दे, रेडियस is directly proportional to E by Z ratio. For isoelectronic species only, मतलब इसके अंदर कोई फालतू का ज्ञान मेरे को नहीं चाहिए। मैं सल्फर को और ऑक्सीजन को कंपेयर करने की गलती नहीं कर रहा हूं, मैं ऑक्सीजन 2 माइनस और F माइनस को कंपेयर कर रहा हूं, बस इतने से को। आर वी क्लियर? यस सर। नाउ अब जरा देखते हैं, मतलब E मतलब नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, विच इज प्रैक्टिकली सेम। तो हम लोग लिख रहे हैं कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। सिंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे भी सेम ही रहेगा ना। तो इस केस में क्या होगा, और हम लोग इसके अंदर क्योंकि हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो रेडियस ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, N3 माइनस सबसे बड़ा, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg प्लस 2 एंड Al प्लस 3। ये रेडियस का ट्रेंड आ जाएगा। और ये रेडियस का ट्रेंड क्यों आएगा भाई? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इनमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन और 13 प्रोटॉन। मतलब इसका Z मैक्स होगा, इसका Z इफेक्टिव मैक्स होगा, इसीलिए ये रेडियस ट्रेंड आएगा। अब मैंने इसमें से नियॉन क्यों बाहर निकाल लिया? क्योंकि नियॉन को मतलब नियॉन के ऊपर फिर वैंडरवाल रेडियस का ट्रेंड लगता है तो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है तो आइडेंटिफाई। बाकी यदि कुछ कुछ ये सिंपल सेम उसके अंदर फॉलो करे तो नियॉन यहां आना चाहिए, नहीं तो कहीं कहीं पर यहां भी आता है, ऑक्सीजन से बड़ा भी होता है, सिर्फ मेजरमेंट के तरीकों में अंतर है। यदि ट्रैप्ड नियॉन देखोगे तो ट्रैप्ड नियॉन यहां आती है, और फ्री नियॉन देखोगे तो फ्री नियॉन यहां आता है। इसीलिए मैंने नियॉन लिखने के नौटंकी की ही नहीं है, वो अपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके सीखेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। यस सर। चलिए प्लीज कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर बोल भाई। सर एक बार रिपीट कर देगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ओनली क्यों लिखा? मतलब सर आपने लिखा है कि ये ट्रेंड सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए रहता है, पर वैसे भी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना रेडियस Z से। बिल्कुल, तो फिर आपने पर वो तो गोल्डन रूल है ना, मतलब वो तो सभी के लिए है ना, उसमें शेल नंबर भी तो पड़ जाता है कभी कभी। भाई तेरा शेल बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो ये लगा पाएगा क्या? फिर तो
फिर तो ये स्टेटमेंट ही वेग हो जाएगा ना, कैसे लगाएंगे? क्रॉस में लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। Z मतलब एटॉमिक नंबर, राइट? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वो लास्ट में क्या लिखा हुआ है जेड मैक्स के पहले, जेड इफेक्टिव मैक्स? Z इंक्रीजेस मतलब ऐसा, और फिर स्लैश। ओके सर। क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी लिखी है ना, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कांस्टेंट रहना आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल के, तो फिर कांस्टेंट को लिखने से मतलब ही क्या है? तो सर ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, तो वो तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते ना? तभी तो इसने तो बोला कि भाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को कांस्टेंट रख के आगे बढ़ते हैं। क्या? यही तो बोल रहा हूँ कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सेम है इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कांस्टेंट रख के आगे बढ़ते हैं। ओके। मैंने क्या बोल रहा है भाई? बिल्कुल सीधा सीधा बोल, क्या बोल रहा है? मतलब आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। सर मतलब मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं क्या? और मैक्सिमम +1 के लिए मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ, देख सुन, स्पिन निकालने के लिए S, जो S है ना उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा सर। ठीक है, हाँ तो अब और मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए 2s+1 करते हैं। ठीक है सर। हाँ।
यस दे आर, बट अपन उसको ज्यादा नहीं भाव देते। बिल्कुल आर्यन बोल सकते हैं इसका। दिया बोल सकते हैं ऐसा अपन की जेड बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। हाँ अर्थ ऐसा ही होगा। चलिए अब इसके बाद अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब थोड़े छोटे छोटे से हैं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो फिर थोड़ी बड़ी है, बाकी दोनों छोटे छोटे हैं। ठीक है, अगली है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये क्या होगा? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट
लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो निकालने के लिए, या लास्ट इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ये हमेशा लास्ट शेल से निकलेगा। लास्ट शेल जो भी कुछ होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रैक्टेड या रिमूव्ड फ्रॉम लास्ट शेल, ठीक है। और उसमें भी हमारे पास ऑप्शन क्या है, लास्ट शेल में भी, यदि लास्ट शेल हो भी तो भी जो सीक्वेंस होगा वो F फिर D फिर P और फिर S होगा। मतलब सबसे पहले यदि सेम शेल है, फॉर सेम शेल ये ऑर्डर होगा, फॉर सेम शेल, ठीक है। अब मतलब एक समझिए, मैंने कहा कोई एलिमेंट है E, मैंने इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और इसको बना लिया E++ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी वो एनर्जी सप्लाई है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे बताइए, मुझे कब ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा या इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्टेड होगा? ज्यादा है। अट्रैक्टेड। पक्का? यस सर। हाँ सर। और मुझे कब ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन पास होगा या इलेक्ट्रॉन दूर होगा? पास होगा। पास हो पास होगा तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब अपन सीधा सीधा सा ये लिख सकते हैं कि ionization energy is directly proportional to Z effective and ionization energy is inversely proportional to size। और यहां पे एक और चीज है, हाफ फिल्ड and fully filled electronic configurations have exceptionally higher ionization energies, ठीक है। मतलब उनका एक्सेप्शनली हायर होता है, मतलब एक्सेप्शनली हायर का मतलब नहीं कि बहुत हाई होता है, बट द वो ऐसा होता है विच यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। ग्रेट। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। 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 देखिए एनर्जी की जो यूनिट होती है यहाँ पे वो जूल हो सकती है, किलो जूल हो सकती है, किलो कैलोरी हो सकती है, कैलोरी हो सकती है, और या तो ये पर एटम होगा या पर मोल होगा। वैसा मतलब यदि ये डेटा दे रखा है तो यूजुअली ये पर मोल होगा कि Na के लिए, और यदि एक एटम के लिए दे रखा होगा तो एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा। जनरली ये चलता है, ठीक है। कॉपी करिए फिर आगे बात करेंगे प्लीज। सर वो कैपिटल ई एलिमेंट है क्या? हाँ एलिमेंट के लिए लिखा है अपन ने। सर वो इनवर्स प्रोपोर्शनल कैसे हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या मतलब? आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, वो नहीं समझा। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? बड़ा होगा तो। मतलब बड़ा होगा तो आयनाइज ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो अपने को कम एनर्जी देनी पड़ेगी। बड़ा कम एनर्जी, छोटा ज्यादा एनर्जी। नहीं आर्यन, इट इज नॉट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब बच्चों के लिए ठीक है पर बड़ों के लिए नहीं ऐसा।
हाँ अश्वित, मैंने लिखा नहीं है पर ये बात सच है। फॉर एनी आइसोलेटेड गैशियस एटम होना चाहिए था ये, राइट, आइसोलेटेड गैशियस एटम। ठीक है। सर वो आइसोलेटेड गैसेस से फर्क क्या पड़ता है? सोच के देख। यदि मॉलिक्यूल होगा तो फिर डिफाइन नहीं कर सकते ना ये। जब तक गैशियस एटम नहीं होगा तब तक क्या फर्क पड़ता है वैसे। ओके सर, तो कोई लिक्विड या सॉलिड को नहीं चलेगा ये? नहीं, गैस बनाना ही पड़ेगा। सर वो क्या लिखा है, 1 एटम अपॉन। 1/एटम मतलब वो लिखा है अपन ने, यदि एक एटम के लिए होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लिखा हुआ होगा, और यदि ज्यादा में होगा तो फिर जूल, किलो जूल वैसा लिखा होगा। ओके सर। We cannot measure ionization energy of solid metal. We should not do it. What if we want to do it? What if we want to do nonsense? वैसा है, मतलब जब डिफाइंड ही अपने लिए, जब आइसोलेटेड गैशियस एटम के लिए किया गया है तो वी कैन नॉट फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सॉलिड एटम्स। समझ में आ गया? हाँ सर। नहीं, मैंने पढ़ा है देवांग, मैं जानबूझ के जवाब देना नहीं समझा, अभी मैं जवाब दूंगा, सब्र रख। मैंने इसीलिए लास्ट पॉइंट या फिर जो भी कोई पूछ रहा है ना हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड वाला, उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया है, मैं जवाब दूंगा उसका। सर वो एनर्जी इक्वल टू जूल अपॉन मोल है क्या? हाँ, जूल अपॉन मोल, मतलब एक एक अकेला एटम के लिए बात कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, इसीलिए। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्शन का जो ऑर्डर होगा वो पहले एफ से निकलेगा, फिर पी से निकलेगा, फिर डी से निकलेगा, फिर एफ से निकलेगा।
कॉपी है तो बताइएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। ठीक है। चलिए अब जरा समझते हैं ना, धीरे धीरे करके एक एक करके सारे पॉइंट्स उठाते हैं इसके। हाफ फील्ड और फुली फील्ड को क्या होता है? ये समझने के लिए अपने को वापस से डी वाला समझना पड़ेगा, और फिर डी वाले को सिमिलरली करके अपन सबके लिए लगा लेंगे। ठीक है, चलिए जरा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी के लिए D5। ये D5 ऐसा होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। It has maximum exchange energy which makes it ठीक है, which makes it relatively stable। ठीक है, और वैसा ही D10 में होगा। D10 का एक्सचेंज एनर्जी भी अपने फ्रेम का मैक्सिमम होगा, मैक्स। therefore it is also relatively stable। ठीक है, वही चीज P3 में भी होगी भाई। P3 के अंदर भी क्या है, ये मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी है, ये मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी है। और P6 के अंदर भी यही वाला केस मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी का बनेगा, मैक्स एक्सचेंज। इसीलिए इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। अब बात आई कि P4 क्या होगा। मान लो मैं P4 लेता हूं तो क्या होगा, 3 4 एक्सचेंज एनर्जी, इसकी वही एक्सचेंज एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन की और 3 इलेक्ट्रॉन की बराबर है, इसीलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। समझ में आ गया? यस सर। सिर्फ ये रीजन है और कुछ रीजन नहीं है इसका। और फुल्ली फिल्ड, यार मार्कर कहां गया बाकी का, ये रहा। फुल्ली फिल्ड में मतलब फिर और थोड़ा सा फायदा ज्यादा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक्सेप्शनली आए का मतलब हो गया कि इससे पीछे वाले की 10 है तो इस हाफ फील्ड आ गया तो 500 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 10 का यदि उसको 11 होना चाहिए था तो वो 11.5 है, वैसा है। ठीक है, कॉपी करिए प्लीज। समझ में आ गया ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की नहीं आया? सर लास्ट पॉइंट नहीं समझा। बेटा देख समझ, जब भी हाफ फील्ड के अंदर मतलब ये जो है ना, ये रिलेटिवली स्टेबल मतलब समझ, यदि तेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक्सचेंज एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक्सचेंज एनर्जी बराबर है। जब एक्सचेंज एनर्जी बराबर ही है तो यहां यदि इससे 6 से 5 बन भी गया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो फिर आराम से निकलेगा छठा इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे 4 और 3 का एक्सचेंज एनर्जी बराबर है, तो क्या 4 और 3 में यदि चौथा इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो क्या किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? हाँ सर समझा। ओके, नाउ प्लीज कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
सर D8 और P5 के लिए भी वैसे ही रहेगा क्या, सेम एक्सचेंज एनर्जी? नहीं, T8 P5 के अंदर एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसका Z इफेक्टिव ज्यादा, मतलब उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। अभी बताऊंगा ना, ट्रेंड तो लिखने थे पहले। हाँ जब तक ट्रेंड ही नहीं लिखा तक क्या मतलब हुआ बता। अब ट्रेंड तो अब लिखूंगा मैं। सर बोल। सर P4 की 5 आ रही है ना एक्सचेंज एनर्जी? 5 कैसे आएगी? सर वो क्लॉकवाइज वाले प्लस हाफ वाले 4 बार और प्लस हाफ माइनस वाले 3 बार और माइनस हाफ वाले 2 बार। माइनस हाफ वाला किससे एक्सचेंज करेगा ये बता तू। वो खाली जगह से। तो खाली जगह पे तो कुछ है ही नहीं, तो वो एक्सचेंज होता है जब एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज होता है। सर समझ गया? सर वो D10 में क्या है, में है क्या? नहीं नहीं, मैक्स यार, मैं क्यों लिखूंगा, मैं सब मैक्स लिखा हुआ है। मतलब ये आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये अभी आपको ये शायद जा रहा होगा कि पता नहीं कितनी ज्यादा कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। मतलब मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी का मतलब है P3 P4 और P2 के अंदर मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है D4 D5 और D6 के अंदर एक्सचेंज एनर्जी। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है अब इसका या 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ दोगे तो उसका एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगा, जो आप F में बढ़ते हो तो वैसा। कॉपी करिए एक बार, ट्रेंड लिखेंगे तो आपको बेटर समझेगा कि किस फ्रेम में बात हो रही है। हो गया लिख के। चलिए समझाता हूं अभी आगे। दिवेज तेरा डाउट मैंने पढ़ा है, वेट फॉर सम टाइम। सर फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होता है? बिल्कुल यार, आप अभी 1 मिनट पहले ट्रेंड समझ लो, आपको ट्रेंड समझ के बहुत चीजों का आइडिया लग जाएगा कि अपन किस फ्रेम में बातें कर रहे हैं। अभी बोर्ड की समस्या ऐसे कि बोर्ड छोटा सा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आगे समझिए। एक ट्रेंड समझिए, लिथियम बोरॉन मतलब बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियॉन, ये ट्रेंड है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, मतलब फुल्ली फिल्ड तो किसी का भी हो,
फुल्ली फिल्ड किसी का भी हो, एस हो चाहे पी हो चाहे डी हो चाहे एफ हो, सब ज्यादा स्टेबल ही होते हैं। मतलब उसका कोई कोई कुछ नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है उसमें। सारी की सारी जो समस्या आती है ना, ये बाकी हाफ फील्ड वगैरह में ज्यादा आती है। जरा ध्यान देना क्या हुआ भाई। हम लोग यदि केवल लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड ट्रेंड की बात कर रहा हूं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, रेडियस कम हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो बताओ क्या फर्क क्या होना चाहिए था? ऐसे जेड इफेक्टिव बढ़, मतलब ऐसे आयोनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज होना चाहिए था। अब जरा समझना नाइट्रोजन ने क्या किया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज एनर्जी बराबर है, तो यदि ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो भी एक्सचेंज एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि नाइट्रोजन से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसकी एक्सचेंज एनर्जी को बहुत फर्क पड़ेगा। इसीलिए नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। बस फ्लोरीन का कोई कंपैरिजन नहीं है नाइट्रोजन के साथ। आर वी क्लियर? सेम इज ट्रू फॉर बेरिलियम। बेरिलियम इज फुल्ली फिल्ड, तो वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा, और वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होने का मतलब है वो बोरॉन से ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा नहीं है। समझ में आया? मतलब वो केवल हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीजेस या मेक्स जंप ऑफ वन एलिमेंट ओनली। केवल एक एलिमेंट का ही जंप लगता है, ऐसा नहीं कि वो सबसे आगे पहुंच जाएगा, जहां तक आप सेम फ्रेम में उसको कंपेयर कर पाओ। समझ में आया? हाँ सर। कॉपी करिए प्लीज। सर बोलो। सर नियॉन में रेडियस तो ज्यादा होता है, तो पर वो फिर तो क्यों वैंडर बढ़ती वॉल है? है ना जो आपने मेजर किया है। अपन ने क्या बात की थी, यदि अपन उसको कोवलेंट मेजर करेंगे तो फ्लोरीन से कम ही आता है। हाँ। तो आप मतलब एक्चुअल साइज तो फ्लोरीन से कम ही है ना। हम्म। वो तो आप समझा मेजर सर। नहीं कर पा रहे, वो तो आपका प्रॉब्लम है ना, बेचारे एलिमेंट का थोड़ा ना प्रॉब्लम है। हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना? हाँ
सर हो गया लिख के। आगे बढ़े। अब डाउन द ग्रुप क्या होगा बताइए। अक्रॉस द पीरियड तो हो गया, डाउन द ग्रुप क्या होगा? कम होगी सर। डाउन द ग्रुप कम होगी, क्यों? हाँ सर, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। एग्जैक्टली। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा? Z इफेक्टिव मतलब सी ऐसा बात है, साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये ट्रेंड कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, आप बेरिलियम के लिए बात करेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये ट्रेंड ऐसा रहेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और बस ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये ट्रेंड ऐसा रहेगा। मतलब हीलियम हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन होल periodic table, and cesium and francium भी नहीं, but cesium has minimum ionization energy in whole periodic table. Helium and cesium, remember this. फ्रांसियम क्यों नहीं? यार फ्रांसियम में भी वो हल्का सा, फ्रांसियम और सीजियम नियरली बराबर होते हैं। रीजन सिर्फ वही है कि लेंथर एंड कॉन्ट्रैक्शन उसमें भी लगता है थोड़ा सा। खैर अपन, और फ्रांसियम इज टू रेडियोएक्टिव टू स्टडी, टू अनस्टेबल एंड रेडियोएक्टिव टू स्टडी आयोनाइजेशन एनर्जीज। स्टेबल के अंदर सीजियम है। आगे बात करते हैं। अगला डाउन द ग्रुप हो गया, अक्रॉस द पीरियड हो गया। अब समस्या किसकी आएगी? वो वाले ग्रुप्स जिनमें डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव भी बढ़ा और आयोनाइजेशन एनर्जीज भी बढ़ी, वो अपन पढ़ेंगे कल। कॉपी कर लीजिए इतना, इसके बाद का कल पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी खत्म करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चालू करेंगे। कल वेडनेसडे है ना? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, कल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी खत्म हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी खत्म हो जाएगा, और फिर परसों करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं आपको डीपीपी देता हूँ एक दो जो अपन सॉल्व करेंगे, इससे अपने को समझेगा आगे क्या हो रहा है। चलिए प्लीज इतना कॉपी कर लीजिए, किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ सकता है, आई डोंट माइंड दैट। बाकी के बच्चे कहाँ भाग गए?